मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज बच्चों हम बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा, इसके अंतर्गत हम यूनिट 5 का टॉपिक है ट्रेड एंड कॉमर्स इन राजस्थान। आज इस विषय पर हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान में व्यापार वाणिज्य की उन्नति किस तरह की थी, किस तरह के व्यापार होते थे और उनका क्या योगदान था और यहाँ की पृष्ठभूमि क्या थी, इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो राजस्थान में व्यापार और वाणिज्य की उन्नति में यहाँ की भौगोलिक स्थिति का महत्वपूर्ण योगदान था। देश के उत्तरी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी भारत के अधिकांश व्यापारिक मार्ग राजस्थान से होकर गुजरते थे और इस प्रकार राजस्थान का देश के हिस्सों से घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क रहा था। यदि हम उस समय की बात करें तो मध्य एशिया के व्यापारियों का भी राजस्थान से संबंध जुड़ा हुआ था। 18वीं सदी में राजनीतिक उथल पुथल होने के बावजूद भी ये आर्थिक संपन्नता से परिपूर्ण क्षेत्र था। 1818 ईस्वी में राजस्थानी रियासतों से की गई संधियों ने यहाँ की आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया और राजस्थान में व्यापार वाणिज्य की दिशा भी बदलने लगी थी। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सैनिक और व्यापारिक आवश्यकताओं ने राजस्थान के विभिन्न नगरों को देश के प्रमुख मार्गों से जोड़ दिया था। दिल्ली से अजमेर जाने के 2 प्रमुख मार्ग थे। पहला दिल्ली से आगरा, भरतपुर, आमेर और दूसरा मार्ग दिल्ली से अलवर और आमेर होकर जाता था। जैसलमेर से अहमदाबाद का मार्ग पोखरण, फलोदी और जोधपुरी, पाली, पालनपुर होकर था और उदयपुर से बांसवाड़ा और डूंगरपुर होकर भी मालवा जाने का मार्ग था। तो राजस्थान में स्थानीय और विदेशी वस्तुओं के आदान प्रदान के कई महत्वपूर्ण केंद्रों का विकास हो चुका था। इनमें राजस्थान में जोधपुर राज्य स्थित पाली उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र था, व्यवस्थित केंद्र था। यहाँ की वस्तु चीन, अफ्रीका, यूरोप जाती थी। इसके अलावा राजस्थान में प्रमुख व्यापारिक केंद्र बीकानेर राज्य का राजगढ़ नगर, जैसलमेर जयपुर राज्य का मालपुरा, कोटा का बारा और उदयपुर का भीलवाड़ा था। राजस्थान में परिवहन की दृष्टि से मुख्यतः बैलगाड़ियाँ, घोड़ों, ऊँटों, गधों, हाथियों, रथों इनका उपयोग किया जाता था। सामान को लाने और ले जाने का कार्य मुख्यतः बंजारे किया करते थे। 19वीं शताब्दी में राजस्थान से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में नमक, अफीम, ऊन, ऊनी वस्त्र, घी, संगमरमर की बनी वस्तुएं, मूर्तियां और इमारती पत्थर ये प्रमुख थे। 20वीं शताब्दी से राजस्थान में औद्योगिक विकास ने गति पकड़ी। 1906 में व्यापार में के क्षेत्र में ब्यावर में आधुनिक कॉटन मिल, जिसे एडवर्ड मिल भी कहा जाता है। 1925 में ब्यावर में महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल, 1930 में कोटा की रामगंज मंडी में रुई ओटने की फैक्ट्री लगाई गई थी। 1932 ईस्वी में चांदमल डड्डा ने बीकानेर में ऊन मिल 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में 1941 में महादेव कॉटन मिल 1941 में जोधपुर राज्य में पाली नगर में महाराजा उम्मेद मिल स्थापित की गई थी। तो ये सारे चीज़ों का व्यापार यहाँ पे होता था और इनका निर्माण भी यहाँ पर होता था। यदि हम प्रमुख व्यापारिक केंद्र की जैसे हमने बात की तो इसमें परिवहन की बात हमने करी। प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से थे, व्यापारिक मार्ग कौन से थे, इनकी हमने बात करी और मार्गों की सुरक्षा किस तरह की थी। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक राजस्थान के मुख्य एवं सहायक मार्ग सामान्यतः सुरक्षित थे और व्यापारी मुसाफिर बिना
किसी भय के यात्रा किया करते थे। राज्य की सरकारें उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती थी। मार्गों की सुरक्षा का दायित्व मुख्यतः राज्य के सामंतों का था, जो व्यापारियों से राहदारी शुल्क लेकर उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते थे। अधिकांश व्यापारी अपनी बालदों के साथ चारणों को रखा करते थे। चारण की उपस्थिति में किसी बालद का लुट जाना सरल नहीं था, क्योंकि सभी जातियों के लोग चारणों को श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। राजपूत राज्यों पर ब्रिटिश संरक्षण के बाद के 25-30 वर्षों तक राजस्थान के मुख्य मार्ग और सहायक मार्ग असुरक्षित हो गए और यात्रियों तथा छोटे व्यापारियों का लूट जाना सामान्य बात हो गई थी। कभी कभी तो वे सार्थवा को भी लूट लेते थे। और यदि उदाहरण के लिए हम बात करें 1829 ईस्वी में अजमेर के कुछ प्रमुख व्यापारियों का सम्मिलित सार्थवा आगरे की तरफ जाते समय जयपुर के आगे लूट लिया गया था। मार्गों की असुरक्षा का कारण यह था कि पहले सामंत लोग व्यापारियों से राहदारी शुल्क लेकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे, लेकिन ब्रिटिश आधिपत्य के बाद अंग्रेजों ने सामंतों का राहदारी शुल्क वसूल करने का अधिकार समाप्त कर दिया था, लेकिन मार्गों की सुरक्षा की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की थी। इस तथ्य को बाद में स्वयं अंग्रेजों ने स्वीकार किया था। मार्गों की असुरक्षा के कारण संपन्न लोगों को यात्रा के समय अपने साथ बंदूकधारी, राजकीय सिपाही या निजी रक्षक रखने पड़ते थे। सरकारी सिपाहियों को साथ ले जाने के लिए व्यापारियों तथा नागरिकों को राज्य को नजराना भी देना पड़ता था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजस्थान से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में नमक, अफीम, ऊन, ऊनी वस्त्र, कपास, तिलहन, घी, संगमरमर और उससे बनी वस्तुएं, इमारती पत्थर, मूर्तियां, चमड़ा, रुई, छींट के कपड़े, ऊंट, भेड़, बकरियां ये प्रमुख थीं। कोटा से कंसुबा का रंग, भांग और गांजे का निर्यात किया जाता था। जयपुर, जोधपुर और कोटा की बंधी हुई चुंदड़ियाँ तथा पागों का भी भारी निर्यात होता था। राजस्थान के पश्चिमी राज्यों में मेठ, मुल्तानी मिट्टी, इसका भी निर्यात किया जाता था, परंतु निर्यात की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुएं अफीम, नमक और ऊन थी। तो आज हम नमक और अफीम इन दो पर बात करेंगे। नमक व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार था, तो किस तरह से यहाँ उसकी भूमिका रही थी। यदि हम राजस्थान में नमक उद्योग की बात करें तो मानव जीवन से प्रयुक्त होने वाले खनिजों में नमक सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज है और इंग्लैंड के लिवरपूल में सर्वाधिक मात्रा में नमक उत्पादित किया जाता था। तो अंग्रेज भारत में लिवरपूल के नाम के नमक को खपाना चाहते थे। इस नीति के फलस्वरूप अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बंगाल में 1765 ईस्वी में नमक के व्यापार पर एकाधिकार की नीति अपनाई। बंगाल में लिवरपूल का नमक खूब आने लगा, जिस पर चुंगी न लगाकर उसे सस्ता बना दिया गया तथा बंगाल से उत्पादित होने वाला नमक अधिक महंगा हो गया। 1818 की संधि में कंपनी सरकार द्वारा राजपूतों से की गई संधि के दौरान यहाँ का नमक व्यापार भी बहुत विकसित अवस्था में था। राजस्थान में नमक जोधपुर राज्य में सांभर झील के अलावा डीडवाना, पंचपद्रा, फालोदी, नावा, लूनी आदि स्थानों पर तैयार किया जाता था। सांभर झील से तैयार किया जाने वाला नमक को सांभरी, जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश में अधिक प्रचलित था। पंचभद्रा में तैयार किया जाने वाला नमक को कोसिया, डीडवाना का नमक डीडू के नाम से प्रसिद्ध था, जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में निर्यात किया जाता था। नमक के निर्यात से राजस्थानी राज्यों की आय भी अच्छी होती थी और यहाँ के शासक नमक के कर को आय का साधन नहीं मानते थे। 1799 ईस्वी में 1799 में जोधपुर के पंचभद्रा से 1 लाख रुपया, डीडवाना से 50,000 रुपया, नावा के नमक से 70,000 की आय होती थी। सांभर झील और जयपुर
सांभर झील जो जयपुर और जोधपुर राज्यों दोनों के संयुक्त होने से इसे सांभर सामलात कहा जाता था। तो ये नमक की स्थिति यहाँ पर उत्पादन की रही थी और इस पर नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार की आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो राजस्थान में नमक व्यापार को भी बंगाल की भांति अपने आधिपत्य में लाने का इनका इरादा था। कंपनी सरकार की आय बढ़ाने के साथ निम्न उद्देश्य थे। तो राजस्थान में नमक व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर वह भारत से धन निष्कासित की नीति को सफल बना सकती थी कंपनी, और राज्यों में आंतरिक हस्तक्षेप कर वह अपने राजनीतिक प्रभुत्व को सुदृढ़ करना चाहती थी। तो राजस्थान की नमक पर एकाधिकार स्थापित करने का सुझाव सर्वप्रथम भरतपुर के अंग्रेज एजेंट वाल्टर ने कंपनी सरकार को दिया। राजस्थानी राज्यों पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित होने के बाद कंपनी ने राजस्थान के नमक उद्योगों पर एकाधिकार कायम करने का प्रयत्न किया। 1835 ईस्वी में बकाया खिराज वसूली के नाम पर जयपुर और जोधपुर राज्यों से सांभर झील को नियंत्रण में लिया गया। जयपुर नरेश राम सिंह और जोधपुर नरेश तखत सिंह से कंपनी सरकार ने नमक एकाधिकार को लिया और अगस्त 1869 ईस्वी में संधि की और उसकी शर्तें इस प्रकार रखी उन्होंने। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक पर कर लगाने का अधिकार जयपुर सरकार का नहीं रहा। उसके बाद दूसरी शर्त ये थी कि जयपुर सरकार ने सांभर झील की सीमा में नमक बेचने और उस पर कर लगाने का अधिकार अंग्रेज सरकार को दे दिया। तीसरी शर्त थी, अंग्रेज सरकार ने उपयुक्त सुविधाओं के प्राप्त होने के बदले जयपुर सरकार को 1.25 लाख पट्टा और 1.5 लाख कर न लगाने के बदले देना स्वीकार किया था। जयपुर राजघराने में नमक के प्रयोग के लिए अंग्रेज सरकार ने 7,000 मन नमक प्रतिवर्ष देना स्वीकारा। जयपुर व जोधपुर नरेशों द्वारा दिया गया सांभर झील का पट्टा स्थायी रहेगा। जोधपुर नरेश ने अपने सांभर का आधा भाग 1.25 लाख रुपया लेकर अंग्रेजों को दे दिया। जोधपुर सरकार ने 3 लाख रुपया वार्षिक अंग्रेज सरकार को देना तय किया। इसी तरह से अगली शर्त थी कि ब्रिटिश सरकार ने सांभर झील के निकट बसे नागरिकों के घरों की तलाशी लेने का अधिकार प्राप्त कर लिया। नमक के भाव तय करने का अधिकार भी अंग्रेज सरकार ने अपने पास रखा। इसके अलावा अंग्रेज सरकार ने सांभर में सॉल्ट न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से 1882 ईस्वी तक राजस्थान के समस्त राज्यों के साथ समझौता करके उनके समस्त उत्पादन केंद्रों पर ब्रिटिश सरकार ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और बदले में उन्हें वार्षिक मुआवजा दे दिया। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों से किए गए समझौते के अनुसार इन राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में नमक उत्पादन करना पूर्ण रूप से बंद कर दिया और इनकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। कलमी शोरे का उत्पादन भी बंद कर दिया गया। केवल कुछ राज्यों जिनमें जयपुर और जोधपुर को शोरे का उत्पादन की अनुमति दी गई, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, इन राज्यों को कुछ मात्रा में स्थानीय जनता के उपभोग के लिए नमक रियायती दर पर देना तय किया गया ताकि नमक संधियों से जनता में हो रहे असंतोष को कुछ सीमा तक कम किया जा सके। जहाँ तक नमक के एकाधिकार करना था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसका परिणाम क्या हुआ यदि हम इसको देखें। ब्रिटिश सरकार के इस एकाधिकार का परिणाम यदि हम देखें तो राजस्थान के राज्यों के साथ नमक समझौता संपन्न होने के बाद नमक के ब्रिटिश एकाधिकार को किसी अन्य उत्पादन स्रोत से कोई भय नहीं रहा। राजस्थान की जनता के लिए अब एक सामान्य उपभोग की वस्तु अत्यधिक महंगी हो गई। वाल्टर के सुझाव पर ब्रिटिश सरकार ने नमक उत्पादन केंद्रों को रेल मार्ग से जोड़ दिया, जिससे बंजारा समूह अपनी रोजी रोटी से वंचित हो गया, क्योंकि उनमें से अधिकांश की जीविका निर्वाह का ये मुख्य साधन नमक निर्यात ही था। इन समझौते के फलस्वरूप खारी और शोरे के
उत्पादन पर प्रतिबंध लग गया, जिसका बुरा प्रभाव सूती कपड़े की छपाई, ऊन की रंगाई, चमड़े के काम में, कुटीर उद्योगों आदि पर पड़ा। क्योंकि इन उद्योगों में शोरे का काफ़ी मात्रा में उपयोग किया जाता था। भारत का कलमी शोरा इतनी उत्तम क्वालिटी का होता था कि उसके जैसा यूरोप में किसी देश में नहीं बनता था। इस शोरे के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाकर औद्योगिक विकास की संभावनाओं को अवरुद्ध कर दिया। शोरे के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने के पीछे संभवतः ये भावना भी रही थी कि राजस्थान के नरेश भविष्य में इसका उपयोग बारूद उत्पादन में न कर सकें। सबसे बड़ी बात ये थी कि ब्रिटिश प्रांतों में शोरे के उत्पादन पर इस प्रकार के प्रतिबंध नहीं थे जैसे राजस्थान की रियासतों पर लगे थे। अब राजस्थान के व्यापारियों को बाहर से शोरे का आयात करना पड़ा, जिससे ब्रिटिश सरकार की आय में वृद्धि हुई और स्थानीय उत्पादन की वस्तुओं के दामों में भी वृद्धि हुई। नमक उद्योग में लगे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने का काम कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने सांभर नमक स्रोत पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का औचित्य बताते हुए कहा कि सांभर नमक स्रोत पर नियंत्रण करने का उद्देश्य सामान्य जनता को सस्ता नमक उपलब्ध कराना था, जो अधिक अच्छे ढंग से नमक उत्पादन और परिवहन की सुविधा से संभव हो सकेगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत ये औचित्य सर्वदा बेबुनियाद रहा, क्योंकि भारत में कहीं भी नमक का मूल्य बढ़ने का कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया नमक कर ही था। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक उत्पादन पर एकाधिकार स्थापित करने से पूर्व बंजारे नमक को अत्यंत ही सस्ते दामों पर बेचते थे। राजस्थान के शासकों द्वारा अपने प्राकृतिक साधनों को इतनी सरलता से ब्रिटिश सत्ता को सौंपना उनकी सामान्य जनता के हितों के प्रति उदासीनता का द्योतक था। नमक संधियों से राजस्थान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन नई शोषणात्मक नीति का श्री गणेश हुआ। जोधपुर राज्य से हुई नमक संधियों के बाद जोधपुर राज्य को भीषण आर्थिक परेशानियां उठानी पड़ी, जिसका वास्तविक कारण महाराजा तखत सिंह की धन लोलुपता, असीमित हरम और अवैध संतान था, न कि जोधपुर के मरु प्रदेश होने के कारण। जयपुर के सवाई राम सिंह को जयपुर के आधुनिकीकरण का श्रेय दिया जाता है, लेकिन वास्तव में वह जनता को निर्धनता और कुटीर उद्योगों को विनाश की ओर धकेलने में सहायक हुआ। वस्तुतः इन शासकों ने संधियों और समझौते के दूरगामी परिणामों को नहीं समझा और उन्होंने एक विचित्रहीन भावना का प्रदर्शन करते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता के समक्ष घुटने टेक दिए और राजस्थानी शासकों ने राज्य के आर्थिक हितों की बलि चढ़ाने में भी संकोच नहीं किया। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने नमक पर पूर्ण एकाधिकार स्थापित कर यहाँ के राज्यों द्वारा उत्पादित होने वाले नमक पर प्रतिबंध लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाकर राजस्थानी जनता और शासकों की स्थिति को दयनीय बना दिया। और यहाँ के शासकों ने भी अंग्रेज सरकार को नमक बनाने के एकाधिकार को सौंपकर जनहित की अवहेलना की। जनहित की अवहेलना ही नहीं की, बल्कि उन्होंने स्वयं को अंग्रेजों की शरण में हस्तगत कर दिया।